Assalamualaikum students, how are you all? I hope you guys are doing well. uh, I can see few names over here: Azib, Khadija, Rahima, Sunaina, Rumaisa, Ehsham. Okay, Azib and Khadija, I guess you guys are new over here. You were not there in the previous classes, am I right? Okay, first mark your attendance in the chat rooms. Just raise your hand over there if you are present, if you are taking my class, and if you are getting me in a very smooth way. आवाज़ सबको आ रही है clear? Just mark your present over there. Okay, very good, Rahima. I got the response from Azib. Azib, alaikum assalam, and Rahima. Where are others? Others, kindly please just write there. Yes, are you guys there or not? Okay, as a name. Okay, I do remember you. Okay, now we are moving forward from the last topic that we covered in the last class. Okay, Romesa, I got you. अच्छा जी, लास्ट क्लास तक हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए थे, हमारा चैप्टर 1 ऑनगोइंग था, और आज़ान, ओके आज़ान, आज़िन, ओके आज़िन बेटा, आई गॉट इट. अच्छा जी, हमने जो लास्ट क्लास तक अपने टॉपिक्स कवर कर लिए थे, चैप्टर 1 हमारा ऑनगोइंग था, कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे उस चैप्टर के हमारे, जो कि हमने आज इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द क्लास ख़त्म करने, और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि चैप्टर 1 को आज वाइंड अप कर दें. ठीक है. अच्छा, बिफोर टू मूव ऑन द न्यू वंस, ठीक है, आई एम गोइंग टू रिव्यू द फ्यू प्रीवियस टॉपिक्स दैट वी ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. तो मुझे ज़रा रिकॉल करवाते हुए चलेंगे हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था. हमने, मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे याद है, तो हमने लास्ट क्लास में हमने हार्डवेयर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने हार्डवेयर के सिस्टम यूनिट डिस्कस किए थे. सिस्टम यूनिट, एक वेरी गुड. सुनैना, सिस्टम यूनिट में पहला यूनिट कौन सा आता है मेरे पास? क्विकली रिस्पॉन्ड मी, जल्दी से मुझे अभी पता चल जाएगा किसने घर जाके कितने रिविजन किए. नंबर 1 मदरबोर्ड, वेरी गुड. नंबर टू क्विकली बेटा. नंबर 2 मदरबोर्ड के बाद हमने दूसरा कौन सा सिस्टम यूनिट देखा था हार्डवेयर में? दैट इज माइक्रो प्रोसेसर. दैट इज वेरी गुड. माइक्रो प्रोसेसर के फिर हमने कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें पहला कंपोनेंट कौन सा था? जल्दी बताएंगे मुझे. ALU, वेरी गुड सुनैना. सेकंड कौन सा था? किसी को नहीं याद? CU, वेरी गुड सुनैना. थर्ड वन सिर्फ सुनैना ही पढ़ के आई है, और कहाँ है बाकी सबके रिस्पॉन्स कहाँ है भाई? नंबर 3 क्लॉक. नंबर 4 सुनैना रजिस्टर्स, वेरी गुड. नंबर 5 इट्स कैशे, वेरी गुड. ओके, रायमन सुनैना से मुझे 2 लोगों से रिस्पॉन्स आ रहा है. रोमैसा, मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी. ओके रोमैसा, नो प्रॉब्लम. तो हमने जो, मैं इसीलिए रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि जो लोग प्रीवियस क्लास में एब्सेंट थे उनको पता चल जाए कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया था और आगे हम कहाँ पे स्विच करने वाले हैं. ठीक है. तो हमने लास्ट क्लास में ये सिस्टम यूनिट्स पढ़े थे. इसका पहला कंपोनेंट मदरबोर्ड था, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर था, उसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे. इसके बाद हमने तीसरा जो कंपोनेंट डिस्कस किया था, डेट वाज बजेस, राइट. इसके वेरी गुड सुनाना, बजेस डिस्कस की थी. और बजेस के अंदर भी हमने बजेस की 3 टाइप्स डिस्कस की थी, जिसमें नंबर 1 कौन सी थी सुनाना? नंबर 1 कौन सी थी? मेरे ख्याल से अलिशा आप भी थी उस क्लास में. वाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी? कंट्रोल बस, वेरी गुड. नंबर 1 कंट्रोल बस, नंबर 2 एड्रेस बस, नंबर 3 डाटा बस, वेरी गुड. ये 3 बसेस हमने डिस्कस की थी. अच्छा, इसके बाद हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था 2 तरह की हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. अच्छा, इनपुट डिवाइसेस की वेरियस कैटेगराइजेशन देखी थी. एक तो टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस होती हैं, जिसमें कीबोर्ड वगैरह आ जाते हैं, राइट. उसके बाद हमने देखी थी पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिसके अंदर माउस और अपने ट्रैक बॉल्स वगैरह और माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक्स वगैरह हमने डिस्कस की थी, राइट. इसके बाद हमें आउटपुट डिवाइसेस पे आए थे, और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमने 2 तरह की आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस की थी. एक वो आउटपुट डिवाइसेस जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट जनरेट करती हैं, और एक वो आउटपुट डिवाइसेस जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जनरेट करती हैं. अब ये हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ले चुके हैं. जो थे उनको याद होगा, मैं फिर भी एक बार रिकॉल करवा दूं. ऐसे तमाम आउटपुट जिनको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल आउटपुट्स होते हैं, जो कि पेपर फॉर्म में होते हैं, टेंजिबल होते हैं, जिन आउटपुट्स को हम टच कर सकते हैं, वो आउटपुट यूजुअली क्या कहलाते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट, राइट. और वो आउटपुट जिनको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें नजर आ रहे होते हैं, या फिर वॉइस की फॉर्म में हम तक पहुंच रहे होते हैं, वो आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट द टेंजिबल वंस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
जो लोग अभी मौजूद हैं क्लास में उनके बाद क्लियर हो गई। हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में क्या फ़र्क है, सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएंगे जल्दी से ज़रा, हार्ड कॉपी आउटपुट हमें कौन सी आउटपुट डिवाइस से मिल सकता है, क्विकली। हार्ड कॉपी आउटपुट, ऐसे आउटपुट जिनको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, वो कौन सी आउटपुट डिवाइस से हम हासिल कर सकते हैं? जल्दी से मुझे एक कोई डिवाइस का नाम बता दो जल्दी से। प्रिंटर, वेरी गुड राइमा, प्रिंटर। अच्छा, मैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की अगर बात करूं, ऐसे आउटपुट जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो टेंजिबल नहीं होते, वो आउटपुट हमें कौन सी डिवाइस से मिल सकते हैं क्विकली? वेरी गुड अलिशबा, क्विकली बेटा। मॉनिटर, वेरी गुड राइमा। मॉनिटर, स्क्रीन पे जो हमें आउटपुट नजर आता है, ऐसे आउटपुट्स हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। हम स्क्रीन के ग्लास को तो टच कर सकते हैं, बट जो आउटपुट अंदर प्रेजेंट है ऑब्वियसली उसको टच नहीं कर सकते, तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया। जैसे कि एक स्पीकर, मैं एक आपको एग्जांपल दूं, स्पीकर से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो वॉइस ओवर की फॉर्म में मिल रहा है। अब जब वॉइस हम तक पहुंच रही है, ऑब्वियसली दैट इज नॉट द टेंजिबल वन, ठीक है। आउटपुट तो है, हम तक रिस्पॉन्स तो आ रहा है, ठीक है, बट टेंजिबल नहीं है। इट मीन्स दैट इज अगेन कौन सी? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। स्पीकर इज ऑल्सो काउंटेड एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। अब हम अपने नए टॉपिक का स्विच करने जा रहे हैं। अच्छा, अब पहला जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसा कोई नया वर्ड है, यूनिक वर्ड है, जो कि किसी ने कभी सुना नहीं होगा। स्टोरेज वो एरिया होता है जहाँ पे हम अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं, ठीक है, सबको पता है। अच्छा, इट्स नॉट कंपलसरी कि स्टोरेज वाला वर्ड जो हम सिर्फ कंप्यूटर में ही पढ़ते हैं, स्टोरेज वाला वर्ड हम अपनी कॉमन लाइफ में भी यूज़ करते हैं, राइट। ये मेरी स्टोरेज एरिया है, जैसे कि हम कबर्ड होते हैं, हमारे स्टोरेज एरिया है, हम वहाँ पे अपने कपड़े स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बैग हमारा स्टोरेज एरिया है, वहाँ पे हम अपने बुक्स स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज एरिया हर उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे हम कोई चीज़ स्टोर करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे जो हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कंप्यूटर में वो तमाम डिवाइसेस जो कि डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ हो रही हैं, वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाएंगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हैं कि बुक वाले क्या कहना चाह रहे हैं। A storage devices refers to a hardware, all those hardware obviously storage devices हैं, कोई existing डिवाइस है, जैसे कि फिजिकल जगह ऑक्यूपाई कर रही है वो, इट मीन्स दैट हम उसको हार्डवेयर में काउंट करेंगे, ठीक है। अ स्टोरेज डिवाइस रेफर्स टू अ हार्डवेयर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, ये कह रहे हैं कोई भी हार्डवेयर ऐसी डिवाइस जो कि डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, वो स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी, डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ हो रही है। अब ये स्टोरेज डिवाइसेस भी दो तरह की होती हैं, दो टाइप में कैटेगराइज होती हैं। अब वो कौन सी दो टाइप? अच्छा, मुझे आजिब बोल रहे हैं USB इज द स्टोरेज डिवाइस। वेरी गुड आजिब, USB इज द स्टोरेज डिवाइस, USB भी स्टोरेज डिवाइस है। पर हम इसको ये तो पहले सीख लें कि भाई USB आइदर प्राइमरी में कैटेगराइज करते हैं हम या फिर सेकेंडरी में। पहले इसका तो डिफरेंस क्लियर कर लें कि भाई प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ताकि आप मुझे क्लियर वे में बता सकें भाई सर USB जो है वो प्राइमरी में फॉल कर रही है या फिर सेकेंडरी में फॉल कर रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पहले प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये बोले दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, बिफोर टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, पहले मुझे ये बताइए कि ये जो दो वर्ड रखे हुए नजर आ रहे हैं आपको बोर्ड पे, प्राइमरी, वेट अ मिनट, अच्छा, ये दो वर्ड लिखे हुए नजर आ रहे हैं सबको बोर्ड पे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये दो बहुत कॉमन से वर्ड हैं जो कि हमने अपनी स्कूल लाइफ में सुने हैं, बार बार सुने हैं। ऐसे ही है, हम जो यूजुअली क्लासेस पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, जो 9th में पहुंचे हैं पढ़ के, तो मेरे ख्याल से 1 से 5 तक का जो टेन्योर होता है, जो एरा होता है, हम उसको प्राइमरी काउंट करते हैं, राइट। और उससे पहले को प्री प्राइमरी काउंट करते हैं, और उसके बाद 6 to ऑनवर्ड्स 10 तक हम सेकेंडरी काउंट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। हम देखो इसकी वजह क्या है, एक छोटा सा रीज़न है, मैं आपको बताता चलूँ। प्राइमरी कहते किससे हैं? जो पहले पढ़ा जा रहा हो, सेकेंडरी उसके बाद जिसका नंबर है। ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम स्टोरेज डिवाइसेस में प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, अब प्राइमरी वो डिवाइसेस हैं जो पहले यूटिलाइज होती हैं, इट मीन्स दैट ये कंप्यूटर में जो बिल्ट इन स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई है ना, जिनमें पहले डेटा जाके स्ट्राइक करता है, पहले जाके स्टोर होता है, उनको प्राइमरी कहेंगे हम, ठीक है। बट उसके बाद अगर हमें उसको परमानेंट बेसिस पे सेव करना है, ठीक है, तो हम उसको सेकेंडरी में स्टोर करवाते हैं, ताकि सेकेंडरी उसको होल्ड कर सके। जब बेशक इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, बेशक पावर्ड हो कंप्यूटर के पास या ना हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ये जो बात मैंने बोली। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग।
ड्यूरिंग प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जब हम कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हो, हम किसी टास्क पे काम कर रहे हो, उसके दौरान, उस टास्क के दौरान जो स्टोरेज हो रही है अंदर तमाम, वो प्राइमरी में स्टोर हो रही होती है। ठीक है, फातिमा भी बताता हूँ बेटा बेस्ट कौन सी है, आप मुझे बताएंगे बेस्ट कौन सी है। ठीक है, अच्छा, दे आर क्वाइट स्मॉलर इन स्टोरेज कैपेसिटी, साइज में छोटी होती हैं, स्मॉलर इन कैपेसिटी। ठीक है, मोस्ट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर ऑन द मदरबोर्ड, राइट, एंड दे हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टू द डेटा। प्राइमरी डिवाइसेस इंक्लूड्स रैम एंड रोम। अब प्राइमरी डिवाइसेस को दो टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं, एक हो गई रैम और दूसरी हो गई रोम। ठीक है, अच्छा, बिफोर टू मूव ऑन रैम एंड रोम, मैं थोड़ा सा और इसको क्लेरिफाई करता चलूँ। देखो मुझे ये बताओ, क्या आप बिना प्राइमरी क्लासेस पढ़े सेकेंडरी तक पहुंच सकते हो? अगर मैं बोलूँ प्राइमरी का टेन्योर जो है वो स्किप कर दो, डायरेक्ट 6 में एडमिशन ले लो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप प्राइमरी से बेस बना के आओगे तो 6 में ऑन गोइंग चलोगे ना, स्मूथ वे में चलोगे, अदरवाइज नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है, तो इसका मतलब प्राइमरी को पहले स्ट्राइक करना है। इट मीन्स दैट कि भाई पहले प्राइमरी डिवाइसेस लाजमी यूटिलाइज होंगी, उसके बाद हम सेकेंडरी को टच कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो मुझे अभी किसी ने सवाल पूछा था कि भाई कौन सी बेस्ट है, तो भाई बेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दोनों को यूज़ करना, दोनों यूज़ होंगी, पहले प्राइमरी यूज़ होगी फिर सेकेंडरी। हाँ, एक डिफरेंस उन्होंने बता दिया। क्या डिफरेंस बता दिया? कि प्राइमरी डिवाइस जो क्वाइट स्मॉल होती हैं, स्मॉलर होती है। स्मॉलर का मतलब क्या है? उसमें भाई कुछ डेटा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है। हाँ, हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है तो ऑब्वियसली हमें सेकेंडरी को स्ट्राइक करना पड़ेगा, सेकेंडरी को यूज़ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सुनैना, आर यू देयर? आपकी क्लास बार बार लेफ्ट हो रही है। इज एवरीथिंग ओके? बेटा रीज्वाइन कर लो क्लास को, अगर कोई इशू आ रहा है तो। अच्छा जी, ये तो हो गई प्राइमरी। अब इसमें हमने दो टाइप देखी इसकी, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम, इसकी अगर एब्रिविएशन की बात करूँ तो मेरे ख्याल से सबको इसकी फुल फॉर्म पता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अच्छा पहले रोम की बात कर लेते हैं। रोम इज द रीड ओनली मेमोरी, इट इज परमानेंट, it is permanent memory. ROM is quite small in capacity. It stores the major setting of computer permanently. अच्छा, क्या मतलब है भाई इस बात का? रैम और रोम में अगर मैं कंपैरिजन करूं, आशिर वालेकुम अस्सलाम, रैम एंड रोम में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो भाई रैम के अकॉर्डिंगली अगर मैं रोम की बात करूं, ठीक है, रैम को मैं 2 मिनट के लिए साइड पे कर देता हूं। भाई रोम की बात करूं तो रोम इंटरनल मेमोरी तो है, मदरबोर्ड पे तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट होती है, बट इसके साथ साथ परमानेंट भी होती है। हम जो चीज़ स्टोर करवा रहे होते हैं तो वो रोम में स्टोर हो रही होती है, ठीक है, और वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर होती है। परमानेंट का मतलब क्या है? वो डेटा जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है भाई? नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है ऐसा डेटा जिसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड ना हो, पावर की नीड ना हो, अपना डेटा रिटेन रखने के लिए। मतलब अगर हम फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दें उसके बाद स्विच ऑन करें तो वापस वो डेटा हमें वहाँ एग्जिस्ट करता हुआ मिल जाए, हमें वहाँ पे वो डेटा दोबारा से मौजूद होना चाहिए। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज कहलाती हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, एकदम से लाइट चली गई भाई, तो लाइट जब चली गई उसके बाद जब लाइट आई तो वो डेटा ऑब्वियसली रिमूव हो जाता है हमें, क्योंकि मैंने सेव ही नहीं कराया था। तो वो जो टेम्परेरी बेसिस पे सेव हो रहा था वो रोम में नहीं सेव हो रहा था, वो कहाँ सेव हो रहा था? रैम में सेव हो रहा था। इज दैट क्लियर? जब मैंने उसको स्टोर करवा दिया तो वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर हो गया। मैं सेव एज में जाके उसको नेम देके सेव करवा दिया तो परमानेंट बेसिस पे सेव हो गया। वो कहाँ चला गया? फिर वो रोम में चला गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये तो इनकी जो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब ये दिखती कैसी है भाई? अगर आपने मदरबोर्ड पे देखा हो कभी तो भाई इस तरह की कुछ चिप्स नज़र आ रही होती होंगी आपको लगी हुई, ये रोम होती हैं, ये रोम्स होती हैं। ठीक है, रोम इस तरह की चिप्स होती हैं जो कि आपके मदरबोर्ड पे फैच हुई होती है, आपके मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स के अंदर इस तरह की जो डिवाइसेस चिप्स लगी होती हैं वो बेसिकली क्या कहलाती हैं? रोम। अब बात करते हैं रैम की। अच्छा, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ओके, वेरी गुड। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, इसकी बात की थी हमने तो कि रीड ओनली थी, ये सिर्फ रीड। इसका मतलब क्या है? जो डेटा इसमें स्टोर होता है परमानेंट बेसिस पे हम सिर्फ उसको रीड ऑन करा सकते हैं, मतलब इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब अगर इसके कंपैरेटिवली हम रैम की बात करें, अगर हम रैम की बात करें, आजिफ बेटा अगर आवाज़ मेरी ग्लिच कर रही है, सही नहीं आ रही, तो आप रीजॉइन कर लो क्लास को, ठीक है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इशू। रैम की बात करें तो रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट मीन दैट ये रैंडमली दो काम कर रही होती है। कौन से दो काम कर रही होती है? रीड और राइट।
क्योंकि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हम जब नया कोई काम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो रैम से रिमूव हो जाएगा पुराना और नया उसके ऊपर प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है इसको दोनों फ्लक्चुएशन चाहिए, रीड की भी और राइट की भी। इज दैट क्लियर? तो रोम जो है वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, वो परमानेंट होती है। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट दोनों का काम करी होती है और इसीलिए टेम्परेरी होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, रैम इज वॉलेटाइल। अब देखो ये वॉलेटाइल हो गई, वो मैंने बात की थी वो नॉन वॉलेटाइल थी। मीन्स इट लॉस इट्स कंटेंट एज द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। जैसे इसकी पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी, इसका डेटा, इसका कंटेंट रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, मैं एक डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया पर सेव नहीं करवाया, अचानक से लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई उसके बाद लाइट आई तो ऑब्वियसली सारा कंटेंट रिमूव हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको परमानेंटली सेव नहीं करवाया था रोम में। अभी तक वो जो मैं लिख रहा था कहाँ सेव हो रहा था? रैम में सेव हो रहा था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Is that clear to everyone? Any question there in between RAM and ROM? Okay, very good. देखो अब RAM देखने में कैसी होती है भाई? RAM इस तरह की चिप्स होती है, ठीक है। ROM की मैंने बात करी पीछे, अब RAM इस तरह की चिप्स होती है। अगर आपने मदरबोर्ड पे देखा हो तो बीच में स्लॉट्स होती हैं, दो स्लॉट के अंदर ये रैम लगी हुई होती हैं, ठीक है। देखिए सबने? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा रमेशा, मैं अभी कंपैरिजन बताऊंगा रैम रोम का, तो उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं भाई रैम एंड रोम में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा तो कंपैरिजन अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या कहता है? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट मीन्स दैट ये दो काम करती है रैंडमली, रीड एंड राइट दोनों का काम, क्योंकि टेम्परेरी है। अगर मैं कंपैरेटिवली रोम की बात करूं तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ रीड का काम करती है, ये रीड एंड राइट दोनों का काम करती है, पहला डिफरेंस, ठीक है। अच्छा अब हम सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मीन्स दैट इसको पावर की नीड नहीं होती, सॉरी इसको पावर की नीड होती है, पर वॉलेटाइल है तो उसका मतलब है होती है अपना डेटा रिटेन रखने के लिए। पर अगर हम रोम की बात करें तो ये नॉन वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब क्या है कि इसको पावर की नीड नहीं है, इसके अंदर एक बार मैं डेटा स्टोर करवा दिया, वो परमानेंटली स्टोर हो गया। अब बेशक पावर डिस्कनेक्ट हो जाए, वो डेटा वहां से रिमूव नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हम लोग खुद से डेटा रिमूव ना करवा दें। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा पॉइंट नंबर 3, वॉलेटाइल मेमोरी मीन्स दी स्टोर्ड डेटा लॉस्ट इफ द पावर गोज ऑफ, ठीक है। इसको क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने। वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि जो स्टोर डेटा है वो रिमूव हो जाएगा जब पावर डिस्कनेक्ट होगी। और नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है भाई? इट मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट्स नॉट लॉस्ट इवन इफ द पावर गोज ऑफ। पावर बेशक ऑफ भी हो जाए, उसका कंटेंट रिमूव नहीं होगा, इनको नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। गॉट इट ना? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, रैम डेटा कैन बी रीड, इरेज्ड और मॉडिफाइड। रैम का डेटा मैंने अभी बताया रैंडम काम कर रहे हैं, क्या रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है। ऑब्वियसली जब रिमूव होगा पुराना तभी तो राइट होगा, तो ये रीड भी हो रहा होता है, इरेज भी हो रहा होता है, मॉडिफाई भी हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम रोम की बात करें तो रोम डेटा इज ओनली रीड, ठीक है, ये सिर्फ डेटा को रीड करती है। रोम रैंडमली रीड एंड राइट के काम नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज रैम स्पीड इज हाई एंड रोम स्पीड इज स्लो एज कंपेयर टू रैम। व्हाट इज द रीजन राइट देयर? रैम की स्पीड फास्ट है क्योंकि इसको रैंडमली दोनों काम करने हैं, रीड एंड राइट का। जैसे हम कोई नया टास्क एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली पुराने को मॉडिफाई होना पड़ेगा, मतलब रिमूव होना पड़ेगा ताकि हम नए को मॉडिफाई कर सकें उसके ऊपर। इज दैट क्लियर? तो इसलिए रैम जो होती है वो फास्ट होती हैं और रोम जो होती है कंपैरेटिवली स्लो होती हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोग जब मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं, इस वक्त जो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो उसके अगर हम कंपैरिजन करें रैम रोम का, तो भाई उसमें कोई 4 GB 6 GB 8 GB रैम होती हैं और 64 GB 128 GB 256 GB रोम होती हैं। रोम का जो कैपेसिटी है ऑब्वियसली वो रैम से कई गुना ज़्यादा होती है। क्यों? रैम फास्ट होती है तो उसको इतनी ज़्यादा हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम उसको लिमिटेड अमाउंट पे यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? और रोम ऑब्वियसली जो परमानेंट डेटा स्टोर हो रहा है वो उसको एडिटेबल डेटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको एक अच्छी कैपेसिटी की रोम्स यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आप सब ने अपने फ़ोन में रैम रोम देख के ऑब्वियसली फ़ोन परचेज करते हैं, तो सबके फ़ोन में भी है, सबको इस बात का आइडिया भी होगा, ठीक है। ओके वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम रैम एंड रोम। अच्छा मुझे अभी भी स्टिल अगर किसी को रैम रोम में कोई कन्फ्यूजन है और ये प्राइमरी स्टोरेज की 2 टाइप्स होती हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे डिस्कस कर लो। प्राइमरी की क्यों होती है मैंने बता दिया, क्योंकि ये पहले एक्सेस होती हैं, जब रोम फुल हो जाएगी तो फिर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करेंगे, तो अब उनका नंबर आएगा। इज दैट क्लियर? इसकी मैं और एक आसान सी बड़ी अच्छी सी मिसाल देने वाला हूँ आपको और उससे मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम
आगे बढ़ के सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लें, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ लें। प्राइमरी अभी हमने पढ़ ली, अब मैं सेकेंडरी की बात करता हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा, secondary storage devices have a larger storage capacity and can store data permanently. Secondary तमाम permanent होती हैं, उनके पास capacity large होती है, ठीक है। Users save their data on secondary storage devices, hard disk, CD, DVD, SD card, USB flash drive आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी। अब मुझसे किसी ने पूछा था सर यूएसबी जो है वो सेकेंडरी है प्राइमरी, अब खुद फैसला करना है आपने। अब मुझे ये बताइए यूएसबी की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपकी रोम फुल हो जाएगी तब, या फिर आप शुरू से यूएसबी यूज़ करेंगे? बताइए मुझे। जब एक परमानेंट मेमोरी मौजूद है आपके पास इंटरनली, ठीक है, प्राइमरी जिसको प्राइमरी मेमोरी कह रहे हैं, जिसको रोम कहते हैं, ऑब्वियसली वो कैपेसिटी है, ठीक है। जब रोम फुल हो जाएगी ऑब्वियसली तब हमें नीड पड़ेगी किसी एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी की, ताकि हम अपना एक्स्ट्रा कंटेंट उसमें स्टोर कर दें। ऐसे ही होता है, ठीक है। जब हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज फुल हो जाती है तो हम यूएसबी लाके उसमें डेटा स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम फ्लैश ड्राइव लाके उसमें डेटा स्टोर करना शुरू कर देते हैं, हम सीडीज में डेटा कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है। तो सेकेंडरी का नंबर कब आ रहा है? जब प्राइमरी फुल हो गई, जब प्राइमरी मेमोरी फुल हो गई, उसकी यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो गई, तब सेकेंडरी का नंबर आ रहा है। हम सेकेंडरी को पहले यूटिलाइज नहीं करते। इज दैट क्लियर ना? ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आसान सी मिसाल दूँ एक आपको, उसके बाद इसको हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, आसान सी मिसाल क्या है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपकी बॉडी में इस वक्त जो स्टोरेज कर रही है वो कौन सी डिवाइस है या कौन सा पार्ट है आपकी बॉडी का? बताएगा कोई मुझे जल्दी से, जो आपके कंटेंट को स्टोर कर रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर कंटेंट स्टोर। वेरी गुड अलिश। ब्रेन, ठीक है। स्टमक तो भाई हमारा खाना स्टोर कर रहा है, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, डाटा। कौन? ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो भाई ब्रेन हमारा कंटेंट स्टोर कर रहा है। हम फॉर एग्जांपल भाई हम इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ सुन रहे हैं, जैसे कि आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं, तो भाई कहाँ जा रहा है सबसे पहले, कहाँ स्टोर हो रहा है? ब्रेन इज योर प्राइमरी मेमोरी। ब्रेन इज योर प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पे पहले डेटा जाके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, पहले डेटा जाके स्ट्राइक कर रहा है। अब इट्स ऑल योर चॉइस, यू वांट टू मेक इट ऑन अ परमानेंट बेसिस और नॉट। अगर आपने इस डेटा को परमानेंट करना है तो आप क्या करेंगे? नोटबुक्स यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? नोटबुक यूज करेंगे और वो जो डेटा सुना जो कि प्राइमरी मेमोरी में स्ट्राइक किया हुआ है टेम्परेरी बेसिस पे, अब आप क्या करेंगे? उसको सेकेंडरी पे कॉपी डाउन करना शुरू करेंगे। तो नोटबुक्स वगैरह आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, तो आप उनको कब यूटिलाइज करते हो? जब ब्रेन फुल हो रहा होता है, आपको लगता है कि भाई मैं नया कंटेंट सुनूंगा, पिछला भूल जाऊंगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। नया कंटेंट सुनता हूँ, पिछली क्लास का मुझे याद ही नहीं किया। अगर आपने उसको नोटबुक में लिखा होगा तो वो परमानेंट बेसिस पे वहां मौजूद रहेगा जब तक आप वो नोटबुक्स वेस्ट ना कर दें। इज दैट क्लियर? जब तक वो नोटबुक आपके मौजूद है वो कंटेंट उसमें मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी सिंपल सी आसान सी एग्जांपल दी जाती है इस चीज़ को समझाने के लिए कि ब्रेन आपकी प्राइमरी है, कोई भी चीज़ पहले स्ट्राइक वहाँ कर रही है, डायरेक्टली सेकेंडरी पे नहीं आ जाएगी। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक हाथ से आप उसको सेकेंडरी पे नहीं उतार सकते, जब तक वो ब्रेन में नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ब्रेन आपकी प्राइमरी मेमोरी है, जहाँ पे कोई भी चीज़ आप सुनोगे तो सबसे पहले वहाँ स्ट्राइक करेगी, वो वहाँ सेव होगी। पर फॉर द टेम्परेरी बेसिस आपने उसको परमानेंट में लेकर आना है तो आप सेकेंडरी मेमोरीज यूज़ करोगे, रजिस्टर्स यूज़ करोगे, नोटबुक यूज़ करोगे, या फिर कोई टेप रिकॉर्ड यूज़ करोगे, उसमें रिकॉर्ड कर लोगे उस चीज़ को, ताकि परमानेंट बेसिस पे कभी भी अगर आगे ज़रूरत पड़े तो उसको सुन लो बैठ के, हमेशा के लिए वहाँ मौजूद है वो, जब तक आप डिलीट ना कर दो। ठीक है। इन द सेम वे प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है। अब क्लियर हो गया सबको? प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्राइमरी की दो टाइप्स होती हैं, सेकेंडरी की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। अब नोटबुक यूज़ करो, अब सीडी यूज़ करो, टेप यूज़ करो, कोई भी चीज़ यूज़ करो, सेकेंडरी मतलब हमेशा के लिए स्टोर करवाने के लिए वो आपकी सेकेंडरी होगी। ठीक है। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। इज दैट क्लियर? ओके, ये तो हमारा टॉपिक था स्टोरेज डिवाइसेस का। दो तरह की होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी की दो टाइप होती हैं, रैम रोम। सेकेंडरी की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच कर रहे हैं, दैट इज व्हाट। अच्छा, ये सेकेंडरी मेमोरी की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। जैसे ये इन्होंने हार्ड डिस्क दिखा दी, ठीक है। अब पेन ड्राइव आ गई, पेन ड्राइव मतलब यूएसबीज आ गई, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आ गई, एसएसडी आ गई, सीडी डीवीडी आ गई। इज दैट क्लियर? ये कुछ फिजिकल एग्जांपल्स हैं उसकी। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशन हैं जिनके बिहाफ पे कंप्यूटर वर्किंग कर रहा है, भाई वो कौन से ऑपरेशंस हैं? बेसिक ऑपरेशंस कौन से? तो बेसिक ऑपरेशन होता क्या, पहले इसको दो लाइंस को पढ़ लेते हैं, फिर बेसिक ऑपरेशंस पे आते हैं, वो हैं क्या। अ कंप्यूटर इज अ मशीन
दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। ये सिर्फ उन इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करता है जो यूजर उसको देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक उसको डिजिटल सिग्नल्स ना मिले यूजर की तरफ से। इज दैट क्लियर? अ कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशन। कंप्यूटर 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और बताइए आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, जो कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म। बेसिक्स का मतलब क्या है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को दी जाती है तो ये 4 ऑपरेशन लाजमी परफॉर्म होते हैं। ये 4 ऑपरेशंस लाजमी परफॉर्म होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है आपका? पहला है इनपुट। जब तक हम कोई इनपुट नहीं देंगे तब तक कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। जब प्रोसेसिंग होगी तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। और जब प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेस होने के लिए पहले डेटा को रैम में स्टोर होना लाजमी है। जब तक रैम में स्टोर नहीं होगा टेम्परेरी बेसिस पे, तब तक हम उस पर वर्किंग नहीं कर सकते, तो स्टोरेज भी यूटिलाइज हो रही है। तो इसलिए 4 ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म होते हैं जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये जो बेसिक ऑपरेशन है इसका कुछ इस तरीके का लाइफ साइकिल है। भाई ये किस तरह से काम करते हैं? 4 बेसिक ऑपरेशन जो हैं, इनपुट सबसे पहले हम देते हैं कंप्यूटर को। भाई फॉर एग्जांपल मुझे 2 + 2 का आंसर चाहिए, ठीक है। मैंने कंप्यूटर को कहा भाई 2 + 2 का आंसर दो, तो भाई ये सबसे पहले जाएगा प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर से बोलेगा इसको प्रोसेस करो। प्रोसेसर पहले उसको स्टोर करवाएगा रैम में ताकि उसके ऊपर वर्किंग कर सके, ठीक है। फिर वो उसके ऊपर वर्किंग करेगा, उसको 2 + 2 को 4 में जनरेट करके आउटपुट को दे देगा। इज दैट क्लियर? समझ आइए? ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, इसीलिए चारों मेजर ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि हम स्टोरेज कहीं स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं प्रोसेसिंग स्किप कर सकते हैं। आप करके देखेंगे एग्जीक्यूशन होगी कि नहीं होगी। भाई इनपुट हटा दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, अब इंस्ट्रक्शन ही नहीं जा रही तो प्रोसेस क्या होगा, राइट? जब कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो आउटपुट क्या जनरेट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल भाई इनपुट है, प्रोसेसर हटा दिया मैंने, भाई इंस्ट्रक्शन जा रही है तो वो प्रोसेस ही नहीं कर रहा उसको, क्योंकि प्रोसेसर ही नहीं है। जब प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो आउटपुट किस चीज़ का आएगा? इज दैट क्लियर? तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, कोई हमें कंप्यूटर से फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अब इसी तरह अगर हम ये 2 रख लेते हैं, भाई इसको हटा देना आउटपुट को, भाई इंस्ट्रक्शन भी गई, प्रोसेस भी हुई, पर रिजल्ट हमें ही नहीं मिल पा रहा क्योंकि आउटपुट डिवाइस ही नहीं है। इज दैट क्लियर? आउटपुट ही नहीं मिल पा रहा तो ऑब्वियसली किसी काम का नहीं ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ, टाइम ही वेस्ट हुआ हमारा। इज दैट क्लियर? अच्छा, स्टोरेज नहीं है तो भाई जो चीज़ प्रोसेसर के पास जा रही है अब तक वो स्टोर नहीं कराएगा रैम में, तो उसके ऊपर वर्किंग कैसे करेगा? इज दैट क्लियर? तो वर्किंग ही नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है ये चारों ऑपरेशन बेसिक इसलिए कहा जाता है कि कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करवाना हो तो ये 4 ऑपरेशन लाजमी मैटर करते हैं, चारों ऑपरेशन लाजमी यूटिलाइज होते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल किसी को? ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, इनपुट की बात करें अगर हम, तो कंप्यूटर इनपुट हैज़ मैनी फॉर्म्स। इनपुट जो है बहुत तरीके से दिया जा सकता है, वॉइस ओवर इनपुट भी हो सकता है, टाइपिंग इनपुट भी हो सकता है, क्लिक करके हम माउस के थ्रू कमांड भी दे सकते हैं। इट कैन बी फ्रॉम अ कमांड एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस। इट कैन बी डेटा सेंट फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। कोई भी, मैंने भी बताया, कोई भी किसी भी तरह का इनपुट हो सकता है। भाई हम फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, भाई यूट्यूब पे क्या करते हैं, हम यूजुअली माइक यूज़ कर रहे होते हैं। भाई माइक का ऑप्शन है वहाँ पे, हम माइक क्लिक करते हैं, बोलते हैं, वो उसको कैच करते हैं हमारी आवाज़ को और उसको फैच करा के हम उसको अकॉर्डिंगली आंसर दे देता है, ठीक है। वो भी इनपुट है। हम माउस के जरिए क्लिक करके उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो भी इनपुट है। कीबोर्ड के जरिए टाइप करके दे रहे हैं, वो भी इनपुट है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इनपुट क्या है? हमारी इंस्ट्रक्शन है जो हम उसको बता रहे हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, क्या आपसे मकसद है हमारा, क्या काम करवाना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर हम इनपुट के बाद बात करेंगे इसकी प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द कंप्यूटर बाय सीपीयू। प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द कंप्यूटर बाय सीपीयू। प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली सारी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? सीपीयू के अंदर। कौन कर रहा है? माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। इज दैट क्लियर? माइक्रो प्रोसेसर सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी कौन से कंपोनेंट है? एएलयू, सीयू। इज दैट क्लियर? सीयू सब कुछ कंट्रोल कर रहा है लाइक अ ट्रैफिक कॉप, और एएलयू जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, प्रोसेसिंग इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज टर्न्ड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जब प्रोसेस हो जाता है तो डेटा हमारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला, मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ ये 2 + 2 का जवाब चाहिए, ठीक है। अब उसने आंसर क्या दिया? मुझे 4। तो ये मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। इज दैट क्लियर? तो वो मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बात कर रहे हैं, दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ
अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अभी मैंने बताया सारी परफॉर्मेंस कहाँ से हो रही है, सीपीयू से। सीपीयू के अंदर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर जो सारी ऑपरेशन परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है, वही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ALU। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा ये तो प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो गया। नाउ अब हमारे आउटपुट पे, स्टोरेज पे, सॉरी, स्टोरेज रेफर्स टू द होल्डिंग और सेविंग डेटा। रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज। स्टोरेज पर्पस के लिए बेसिकली कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, जो कि प्राइमरी हो, जैसे कि रैम एंड रोम, क्योंकि वो मदरबोर्ड पे ऑलरेडी फिक्स हुई हुई हैं, ठीक है, ऑलरेडी फिक्स हुई हुई है, तो वही ऑब्वियसली यूटिलाइज होंगी। सेकेंडरी हो सकता है हमने ना लगाई हुई हो, कोई हमने हार्ड ड्राइव को अटैच ही ना की हुई हो, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है, हमने यूएसबी को अटैच ही ना की उसकी यूएसबी, तो बेसिकली जो उस वक्त प्रोसेसिंग के वक्त जो स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है, जो कि कौन सी होती है, रैम एंड रोम। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद आउटपुट डिवाइस, जो जो कि लास्ट बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। आउटपुट मे बी व्यूड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, heard through speakers or printed on a paper. Here, monitor, screen, speakers and the printers are the called output device. For example, जैसे कि इनपुट मैंने कहा भाई हम बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी, माउस के थ्रू भी, माइक के थ्रू भी, माइक्रोफोन। इसी तरह आउटपुट भी बहुत सारे तरीकों से हासिल कर सकते हैं, पेपर फॉर्म में, स्क्रीन फॉर्म में, स्पीकर से वॉइस ओवर फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो इंस्ट्रक्शंस जो हम दे रहे हैं और जो रिजल्ट हम ले रहे हैं उसकी मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसके बिहाफ पे कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म करवाता है। इसमें पहला आता है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा स्टोरेज, चौथा आउटपुट। एग्जैक्टली जो हमें सामने नज़र आ रहा है, जैसे कि हम अभी इस वक्त क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग मेरी क्लास व्यू कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये आउटपुट है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी मिस हो जाए, मैंने बताया, तो टास्क हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, हमारा मकसद कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन तो मुझसे अभी पूछ लो, फिर हम टॉपिक स्विच करने जा रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है भाई। एनीवन? आजिब, आयज़ा जब लेट आई हैं, अलिशबा, अलियान, आशिर, बेटा कोई सवाल? इज देयर एनी क्वेश्चन? सुनैना? ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अभी लास्ट में मैंने एक छोटा सा क्विज लेना, अभी पता चल जाएगा किसको कितना समझ आ रहा है और कौन सिर्फ हाँ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, दैट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अभी तक तो हम हार्डवेयर की बात करते हुए आ रहे थे इतनी देर से, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो मुझे कोई एक लाइन में जल्दी से मुझे कोई रिकॉल करवा दे कि हार्डवेयर होता क्या है, एक लाइन में, कोई एक सेंटेंस में, जल्दी से, हार्डवेयर क्या होता है? क्विकली बेटा, क्विकली, एनीवन, कोई भी बता दो जल्दी से। सुनैना, रोमैसा, अलिशबा, बेटा कोई तो बता दो जल्दी से। फिजिकल डिवाइसेस, वेरी गुड। और एक और वर्ड मैंने बताया था इसके लिए, फिजिकल और क्विकली, फिजिकल और टेंजिबल, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट जो फिजिकल हों और टेंजिबल हों, जिनको हम टच कर सकें, वो हार्डवेयर है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर उसका अपोजिट है, सॉफ्टवेयर उसका अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो गया? नॉन फिजिकल और इनटेंजिबल, नॉन फिजिकल और इनटेंजिबल। तो मतलब कंप्यूटर के वो तमाम कंपोनेंट्स, तमाम पार्ट जो कि इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या? तो नॉन फिजिकल है, मतलब फिजिकली एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है उनकी। बेशक कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में मौजूद हैं, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो तमाम पार्ट कंप्यूटर के क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, इसको बाद में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। पहले मुझे अभी मेरी ये 2 बातें करी मैंने, इससे आपके क्या जहन में आया भाई, क्या चीज़ सॉफ्टवेयर हो सकती है? कंप्यूटर के अंदर ऐसी क्या चीज़ आप यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर हो सकती है, जो कि इनटेंजिबल भी है और नॉन फिजिकल भी है, पर कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, हम यूज़ भी करते हैं? क्या है? क्विकली बेटा, क्विकली। मुझे किसी ने अभी ने कहा रैम। अभी रैम तो मैंने अभी दिखाई आपको स्क्रीन पे, फिजिकल डिवाइस होती है जो हम अटैच करते हैं स्लॉट के अंदर, तो फिजिकल है, उसकी तो मैंने आपको फॉर्मेशन भी दिखाई अभी। हाँ, खतीजा बोलती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ जो कि इंस्टॉल हुई होती है, जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। वो टेंजिबल तो नहीं है, उस विंडोज़ को हम टच तो नहीं कर सकते।
इज दैट क्लियर? नॉन फिजिकल है, वेरी गुड। और बताइए मुझे सॉफ्टवेयर एंड इंस्ट्रक्शंस, अलियान बोलते हैं सॉफ्टवेयर, तमाम वो सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, वेरी गुड अलियान। और कोई एग्जांपल देगा मुझे जल्दी से? यूटिलिटी प्रोग्राम्स, वेरी गुड। चलो अब मैं इस 2 लाइन को पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद मुझे आप रिस्पॉन्स देना जल्दी से, ठीक है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म अ टास्क. It is a general term for a computer program. There are 2 main types of software. अच्छा, अब देखो इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं अपनी ओन वर्डिंग में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर को। भाई अभी तक मुझे सिर्फ 2-4 जवाब आए हैं, सबके रिस्पॉन्स नहीं आए, सबके रिस्पॉन्स चाहिए मुझे कि भाई सबको सॉफ्टवेयर क्लियर हो। जैसे हार्डवेयर तो मुझे सबने बता दिया था भाई, तमाम वो टेंजिबल पार्ट्स जो कि हम कंप्यूटर के यूज़ करते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, तो फिजिकल जगह ऑक्यूपाई करते हैं, वो हार्डवेयर है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, वायर्स, रैम, रोम, मदरबोर्ड, इन सबको हम टच कर सकते हैं। ये सब इसी तरह मुझे बताइए ऐसे कौन से इनटेंजिबल पार्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आप यूज़ भी करते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो कौन कौन से हैं? MS ऑफिस, वेरी गुड राइमा, वेरी गुड। और बताइए डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं आप बहुत सारे, सिर्फ कंप्यूटर की नहीं, मोबाइल की बात हो रही है, मोबाइल भी हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल के ही बता सकते हैं आप लोग जल्दी से। विंडोज, गेम्स, वेरी गुड। MS एक्सेल, वेरी गुड। MS वर्ड, एप्लीकेशंस, वेरी गुड फातिमा। पावर पॉइंट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑल एप्स, नोटपैड, वेरी गुड। इस वक्त जो आप ऐप यूज कर रहे हैं क्लास लेने के लिए, कौन सी ऐप है? प्ले स्टोर, वेरी गुड। जूम, वेरी गुड। तो ये सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? इसको हम सॉफ्टवेयर में क्यों काउंट कर रहे हैं, क्यों हम कैटेगराइज कर रहे हैं? बिकॉज दिस वन इज द इंटेंजिबल वन, इसको हम टच नहीं कर सकते, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, डिजिटली एग्जिस्ट करती है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो हम जितनी भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, यूट्यूब, गूगल क्रोम, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टिकटॉक, स्नैपचैट, XYZ, जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो तमाम क्या है? सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इज दैट क्लियर नाउ? अब क्लियर हो गया सबको? अब ये जो इतने सारे सॉफ्टवेयर के नाम भी हमने देखे ना, डिस्कस किए, इनको भी हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं भाई, इनको भी हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करके डिस्कस करते हैं। इसमें पहली आ जाती है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं, फिर एप्लीकेशन पे चलेंगे, ठीक है? अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे मूव करने से पहले मुझे ये बता दीजिए आप, ये 2 वर्ड पढ़ के सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या नाम पता चल रहा है? कौन से सॉफ्टवेयर होंगे जो कि सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं या फिर ह्यूमंस के लिए ज़रूरी हैं, जो कि यूजर्स हैं उनके लिए ज़रूरी हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यस, सिस्टम के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तमाम वो सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ये हमने बड़ी सिंपल थी, आसान से एग्जांपल ले ली इसकी, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, वेरी गुड, ठीक है? अच्छा, तो हमने आसान से एग्जांपल क्या ले ली? वो तमाम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए नहीं, सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए नहीं, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that coordinates all activities and functions of a computer. It also controls all the operations of the computer hardware. It includes operating system, device drivers, utility programs and language translators, right? Okay, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कौन कौन से यूज़ करें आपने? एक तो कॉमन विंडोज़ सब यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले मतलब बता दूँ क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ना अभी हम आगे। आसान वर्ड में पहले बता दूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, तो सिस्टम की ईच एंड एवरी एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यूजुअली विंडोज़ जब तक हमारे कंप्यूटर में नहीं होती है, हम कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी टास्क के ऊपर परफॉर्म नहीं करवा सकते, ठीक है? मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ तो आपके मोबाइल फ़ोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं यूजुअली? अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? एप्पल तो कंपनी है। iOS, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताइए, और जो दूसरे एंड्रॉइड फ़ोन्स होते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉइड्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड के डिफरेंट वर्जन सारे होते हैं, वेरी गुड, ठीक है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो हम कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करवा सकते। ये सिस्टम के लिए नीड है, सिस्टम के लिए ज़रूरी है, सिस्टम को चलाने के लिए। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, अब इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं ये हैं क्या। तो पहला इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप क्यों है इसको देख लेते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज, जो कि तमाम सिस्टम की रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। अब सिस्टम की रिसोर्सेज कौन सी है भाई? सिस्टम की रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? सिस्टम की रिसोर्सेज जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम रोम, पावर सप्लाई और इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये तमाम डिवाइसेस जिनसे मिलकर सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। इज दैट क्लियर? तो सिस्टम की तमाम रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या है? तो ऑब्वियसली किसके लिए ज़रूरी है? सिस्टम के लिए, हमारे लिए। जब सिस्टम की एक चीज़ को मैनेज कर रहा है तो सिस्टम के लिए ईडी हुआ है। जब तक सिस्टम के पास ये नहीं होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर ना? तो इसीलिए हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप में डिस्कस कर रहे हैं। गॉट इट ना? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अच्छा, इट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड द यूजर। दूसरा फीचर इसका, ये इंटरफेस क्रिएट करता है। इंटरफेस क्रिएट करता है किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच में। अब इंटरफेस क्या चीज़ है भाई? वेरी गुड, इंटरफेस इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। इंटरफेस है क्या? इंटरफेस वो स्क्रीन है, वो लेयर है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन जिसके थ्रू मैं आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने एक आइकन पे क्लिक किया, इंस्ट्रक्शन दी, तो वो सीपीयू ने उसको ओपन करा के दिया मुझे। सीपीयू तक इंस्ट्रक्शन गई, सीपीयू ने उसको ओपन करा के मुझे ओपन करके दे दिया। अब फर्दर ऑन मैं उसके अंदर प्रोसीड करता जा रहा हूँ। तो भाई इंटरफेस वो स्क्रीन है, वो फेस है जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर नाउ? वेरी गुड, द स्क्रीन दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, तो वो इंटरफेस कहलाता है। तो ये बात कर रहे हैं भाई, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट क्रिएट्स एन इंटरफेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, जो यूजर ताकि कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें, अपने टास्क अचीव करवा सकें। अच्छा, इसके बाद विंडोज एंड लिनक्स आर कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम कंप्यूटर्स के ऊपर बात करें तो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, दीज आर द कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोबाइल फोन्स के ऊपर बात करें तो iOS, एंड्रॉइड, जावा, इस तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, इंटरफेस क्रिएट करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में ताकि यूजर इंटरेक्ट कर सके और अपने टास्क अचीव करवा सके। इज दैट क्लियर नाउ? ऑपरेटिंग सिस्टम सबको क्लियर हो गया है? नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर, भाई डिवाइस को 2 मिनट के लिए साइड पे छोड़ दीजिए, हमें पता है क्या होती है। ड्राइवर्स बताएगा मुझे, ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स कौन होते हैं? ड्राइवर्स कौन होते हैं भाई? ड्राइव करने वाला, जो उस चीज को ड्राइव कर रहा हो, जो उस चीज को चला रहा हो। इज दैट क्लियर? ऐसे ही है भाई, गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर चलाएगा। इज दैट क्लियर ना? तो इसका मतलब क्या है भाई? ड्राइवर वो है जो उस चीज़ को ड्राइव करने की एबिलिटी रखता है, उस चीज़ को ड्राइव करने की, चलाने की एबिलिटी रखता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द साउंड्स इन द कीबोर्ड एक्सेट्रा। वेरी गुड अलियान। ओके, बस ड्राइवर, तो ड्राइवर कौन है? जो उस चीज़ को चलाने की एबिलिटी रखता है। इज दैट क्लियर ना? तो हम यहाँ डिवाइस ड्राइवर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? कंप्यूटर से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो उनका ड्राइवर है, वो उनका। फॉर एग्जाम्पल हम माउस कनेक्ट कर रहे हैं तो माउस के लिए भी ड्राइवर डलता है। हम ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं तो ग्राफिक कार्ड के लिए भी ड्राइवर चाहिए होता है हमें, जो कि उस ग्राफिक कार्ड को चलाने की एबिलिटी रखता हो। इज दैट क्लियर नाउ? तो हम कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस जब एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं तो उसका ड्राइवर कंप्यूटर में मौजूद होना चाहिए, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अदरवाइज वो डिवाइस ऑपरेटेबल नहीं होगी, वो डिवाइस ऑपरेटेबल नहीं होगी। इज दैट क्लियर नाउ? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया ग्राफिक कार्ड लाके इंस्टॉल कर लिया, भाई ड्राइवर चाहिए था मुझे तभी तो इंस्टॉल हुआ है। अगर ड्राइवर नहीं होता, इंस्टॉल ही नहीं होता, चलता ही नहीं उसके ऊपर। तो क्यों? ड्राइवर उसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर नाउ टू एवरीवन? ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर्स कौन होते हैं? जो कि कोई भी कंप्यूटर से हम एक्सटर्नली डिवाइस कनेक्ट करें उसको ड्राइव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑपरेटेबल बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। जैसे कि हम प्रिंटर लाके इंस्टॉल करते हैं, नया प्रिंटर कभी भी लाके आप कनेक्ट कर दें कंप्यूटर के साथ, कभी भी नहीं चलेगा जब तक आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल ना कर लें। तो ड्राइवर क्या कर रहा है? उसको ऑपरेटेबल बना रहा है, उसको ड्राइव करने की एबिलिटी रखता है वो। ठीक है, तो किसका पार्ट हुआ? सिस्टम का, क्योंकि वो सिस्टम को चलाने की एबिलिटी रख रहा है। ठीक है,
हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा, वो सिस्टम के लिए काम कर रहा है। जब तक वो नहीं होगा तो सिस्टम किसी काम का नहीं है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? मुझे किसी ने बताया भी था, एक ऑप्शन दिया था यूटिलिटी प्रोग्राम्स का। तो होते क्या? यूटिलिटी प्रोग्राम्स की बात करें अगर हम, तो यूटिलिटी मीन्स बीइंग यूजफुल। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूजफुल। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं वो कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज भी कर रहे होते हैं, मेंटेन भी कर रहे होते हैं और कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजुअली हैव प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम दैट कैन सर्व द पर्पस बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फर्दर फंक्शनैलिटी। अच्छा, जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर जो है प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। प्री इंस्टॉल मतलब पहले से इंस्टॉल्ड हुए होते हैं, जो कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स की फॉर्म में होते हैं, वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहलाते हैं, जिसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दिस कंप्यूटर प्रोग्राम help to protect a computer from viruses and other harmful files। अच्छा, ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स की बात हो रही है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स की जो बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये तमाम वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं। मेंटेन इन व्हाट सेंस? पे अगर कोई वायरस आ रहा है तो उसको आने से रोक रहे हैं। ठीक है, कौन हो गया? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि कॉमनली यूज़ होता है। एक स्कैनर हो गया, भाई स्कैनर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो स्कैन करता रहे, कोई वायरस तो नहीं आया आके बता दे हमें। स्कैनर का काम सिर्फ स्कैन करके बताना है, एंटीवायरस का काम है उसको रिमूव करना। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंप्यूटर को मेंटेन कर रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आने से रोक रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज सॉफ्टवेयर्स आर काउंट एज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और ऑब्वियसली सिस्टम को सेव कर रहे हैं, सिस्टम के डेटा को सेव कर रहे हैं, तो सिस्टम की नीड है, तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 8 में भी आपको आई गेस सलियान यही बुक पढ़ाई गई होगी, इस वजह से आपको सिमिलर लग रहा है। ठीक है, तो यूजुअली ये उसी तरह का 8 क्लास में मेरे ख्याल से एक चैप्टर भी था ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम्स का, जहाँ तक मुझे याद है। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट वन, दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो भाई इसके ऊपर थोड़ा सा हम टाइम सर्व करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा अभी। कंप्यूटर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज विच इज composed of zeros and ones. The computer language are used to make computer programs like softwares. Generally, software is written in high-level languages using natural language words. Language translator are of 3 types: assembler, compiler, interpreter। अच्छा, ये तो हो गई बुक की वर्डिंग जो लिखी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। देखो, हम लोग जब कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें ऑब्वियसली किसी ना किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सकें। ठीक है, ऐसे ही है। अब कंप्यूटर से जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमें जो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो होती हैं 2 तरह की, उनकी 2 कैटेगराइजेशन होती हैं, एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल। उसमें से जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी भी फर्दर 2 कैटेगराइजेशन होती हैं, एक होती है असेंबली लैंग्वेज और एक होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यूजेस द बाइनरी नंबर्स, zeros and ones, ठीक है, एंड दैट इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर सिर्फ एक ज़बान समझ सकता है, दैट इज 0-1 वाली लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी और मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ एक वो ज़बान समझ सकता है, समझने की एबिलिटी रखता है, और वो लो लेवल का पार्ट है। अच्छा, अब हम लोगों को वो बात समझ नहीं आती, वो ज़बान समझ नहीं आती। हम कौन? यूज़र्स जो है, प्रोग्रामर जो है, हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आती, 0-1 वाली लैंग्वेज नहीं आती, तो हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ताकि हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर सकें। अब हाई लेवल लैंग्वेज है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की जैसी होती है, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस बनाते हैं। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़बान समझ सकता है, कौन सी? 0-1 वाली। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज होता है ना, जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई जब हमें यूज़र्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझ आती, कंप्यूटर को यूज़र्स की लैंग्वेज नहीं समझ आती, दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो इंटरेक्शन कैसे होगा आपस में?
इंटरेक्शन का मतलब क्या है भाई, हमारे सवाल का हमें जवाब कैसे देगा कंप्यूटर, तक हमारी बात ही नहीं समझेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो जब ऑब्वियसली हम अपनी ज़बान में उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको आती नहीं, वो उसको सिर्फ 0 1 वाली आती है, तो वो कैसे हमें रिस्पॉन्स करेगा? ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? तो इसके लिए यूज़ होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, इसके लिए हम सिस्टम में यूज़ करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ताकि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, और मशीन लैंग्वेज में जब कंप्यूटर कोई रिस्पॉन्स करे, आउटपुट दे, तो वो वापस यूज़र को देने के लिए उसको हाई लेवल में कन्वर्ट कर दे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कन्वर्जन किसके थ्रू हो रही है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जब तक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होगा क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो सिस्टम हमारे लिए यूजफुल हुआ या यूजलेस हुआ? यूजलेस हुआ। तो इसीलिए ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, क्योंकि सिस्टम के लिए नीडी है, सिस्टम के लिए यूजफुल। अगर सिस्टम तो फारिग है, इसके अलावा यूजफुल ही नहीं है, यूजलेस है जब तक इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ यूज ऑफ सिस्टम, दैट्स व्हाई वी काउंट इट इन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्यों पढ़ रहा है? इज एवरीथिंग ओके? सब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी को? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब हमारे पास रहता क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की टाइप्स जो कि 3 है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर टाइप है। इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट पढ़ना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारी रह गई हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर वाइंड अप है। अच्छा, अब टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है आज। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये 2 टॉपिक अगली क्लास के लिए रख लेता हूँ। ठीक है, अभी एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं आपसे। ठीक है, उस क्विज में कुछ मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने आज की क्लास में कितना, आपको खुद आइडिया हो जाए, मुझे नहीं, आपको खुद आइडिया हो जाए कि भाई आज आपने जो 1 घंटा सर्व किया है क्लास के ऊपर, तो आपने कितना अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हम अगली क्लास के लिए रख लेते हैं। एक टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, पहला टॉपिक क्या बताया कि ट्रांसलेटर्स की टाइप्स, ठीक है, और दूसरा टॉपिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट है वो रह गया। ठीक है, ये 2 टॉपिक हम अगले, अब मैं क्विज की तरफ स्विच कर रहा हूँ। वो थे लेक्चर में, लेक्चर का पार्ट थे, ये आगे मैं लेकर आया था, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम आज इसको स्किप कर रहे हैं। इसको हम अगली क्लास में इंशाल्लाह, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं कुछ, इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ के ना फिर फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ही होगा। अच्छा, ओके, द फर्स्ट वन जल्दी से जल्दी जवाब देंगे मुझे सब, जो पहले देगा देखते हैं कौन पहले देता है। द टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज, टेंजिबल कंपोनेंट्स, द हार्डवेयर। सब एग्री हैं इस पे? चेक कर लें बेटा, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। आप खुद अपने आप को वैल्यूएट कर रहे हैं आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, मुझे ना, मैं कोई आपको इनाम दे दूंगा आके, ठीक है ना, मुझे इसका कोई सवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद वैल्यूएट कर रहे हैं अपने आप को, चेक कर लेते हैं भाई। ओके, दैट्स वेरी गुड। द टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज हार्डवेयर। ओके, वेरी गुड। नंबर 2, द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर टर्म है वो रेफर करती है कौन सा एलिमेंट कंप्यूटर सिस्टम के? फिजिकल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, नॉन फिजिकल एलिमेंट, या नन ऑफ दिस? हाँ जी, सोच के जवाब देंगे सब जल्दी से। कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं, एक बार फिर सोच लें सब। दोबारा सवाल को मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द, जो सॉफ्टवेयर टर्म है वो क्या रेफर करती है? कौन से एलिमेंट कंप्यूटर के? कौन से एलिमेंट? फिजिकल एलिमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, नॉन फिजिकल एलिमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, नन ऑफ दीज। नॉन फिजिकल, अच्छा माज अभी भी बी बोल रहे हैं। बी कौन सा है भाई? स्ट्रक्चरल। ओके, कुछ ए भी बोल रहे हैं फिजिकल एलिमेंट, सॉफ्टवेयर फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ज़्यादातर सी बोल रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। नॉन फिजिकल एलिमेंट्स अभी मैंने क्लेरिफाई किया था सबको, फिजिकल हार्डवेयर होते हैं, नॉन फिजिकल अपोजिट सॉफ्टवेयर होते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने सी बोला वेरी गुड, और जिनको अभी भी क्लियर नहीं है उसको भी यहाँ पे क्लियर करते हुए चलें बेटा। ठीक है, ओके, नाउ द थर्ड वन इज कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन एज वेल एज डैश। कंप्यूटर अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं, एज वेल एज उसके साथ साथ और क्या परफॉर्म करवा सकते हैं? लॉजिकल फंक्शन, अर्थमेटिक, रिलेशनल, या नन ऑफ दैम? हाँ जी, कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं, ज़्यादातर ए बोल रहे हैं।
कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन, अर्थमेटिक एंड व्हाट, अर्थमेटिक के साथ और क्या परफॉर्म करते हैं? ए, चलो चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, इट्स ए लॉजिकल फंक्शन, क्योंकि हमने ALU पढ़ा था ना, ALU इज द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑब्वियसली अर्थमेटिक के साथ जो दूसरा फंक्शन परफॉर्म होता है कौन सा? लॉजिकल फंक्शन। वेरी गुड। द नेक्स्ट वन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी विच आर लोकेटेड, विच आर कॉल्ड, कौन सी हैं दो कंप्यूटर मेमोरीज, कौन सी हैं दो हमारे पास, जल्दी से बताएंगे। इज दिस RAM and ROM, SRAM and SROM, RAM and ROM, and none of these? Yes, which one? RAM and ROM? Fatma, it's C, RAM and ROM. Okay, Abir, very good, very good. Okay, let me check. Which one is the RAM and ROM? Very good, very good. जो C बोल रहे थे, very good. Okay, now we are going to check the next one. Secondary storage is also called. हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया है, इसके बारे में हमने बात नहीं की। सेकेंडरी स्टोरेजेस जो होती हैं उनको और किस नाम से कॉल आउट करते हैं हम? ऑक्सिलरी, टेम्परेरी, बैकिंग, या बोथ A and B? हाँ, इसको थोड़ा सा सोच के जवाब देंगे सब। ज़्यादातर लोग A बोल रहे हैं, ओके, कुछ B भी बोल रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी कहते हैं परमानेंट को, किसको कहते हैं? परमानेंट को, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है ऑक्सिलरी होती है, जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट करनी पड़ती है और परमानेंट होती हैं। इज दैट क्लियर? ये वर्ड हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको दोबारा। ओके ओके, नेक्स्ट वन, अ कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट इन द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज व्हाट? पोर्ट, बस, रैम, रोम। कलेक्शन ऑफ वायर्स क्या होती हैं? जिसके थ्रू डेटा सिग्नल ट्रेवल कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। दैट इज व्हाट? पोर्ट, बस, रैम एंड रोम। वेरी गुड, ज्यादातर लोगों का आंसर ठीक है। दैट इज व्हाट? बस। हमें लास्ट क्लास का टॉपिक है ये हमारा, बस। बस आर द ट्रांसमिटिंग पाथ बाय विच वी सेंड द सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर। गॉट इट नाउ? ओके, नेक्स्ट वन, डैश इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। ये तो अभी पढ़ा हमने। वॉलेटाइल मेमोरीज कौन सी होती हैं? रैम, रोम, PROM और EPROM। क्विकली, रैम, वॉलेटाइल रैम होती हैं, शो। ओके, वेरी गुड। वॉलेटाइल मेमोरीज जो होती हैं वो रैम होती हैं और नॉन वॉलेटाइल रोम होती हैं। ओके, गुड। नेक्स्ट वन, डिवाइसेस बाय विच यूजर एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर इज नोन एज, यूजर जिन डिवाइसेस के थ्रू डेटा एंटर करता है वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? इनपुट होती हैं, आउटपुट होती हैं? वेरी गुड, दोज आर इनपुट डिवाइसेस। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अ बस इज यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन विद इन द मेमोरी सबसिस्टम। वो कौन सी बस है? बस की 3 टाइप पढ़ी थी हमने। वो कौन सी बस है जो कि मेमोरी लोकेशंस को यूज करती है मेमोरी तक पहुंचने के लिए? डेटा बस, एड्रेस बस, या कंट्रोल बस? एड्रेस कहां मौजूद होते हैं? मेमोरी के अंदर। वेरी गुड, दैट इज एड्रेस बस। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ टाइप ऑफ मेमोरी विच डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट और डेटा स्टोर्ड व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जब हम पावर ऑफ कर दें पर डेटा लॉस ना हो, वो क्या, वो कौन सी मेमोरी कहलाएगी? प्राइमरी, रैम, रोम? क्या कह रहे हैं? जब पावर ऑफ कर दें पर डेटा लॉस ना हो, रैम है या रोम है? बी, वेरी गुड, रोम। वेरी गुड, दैट्स अ रोम। ओके, वेरी गुड। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद यू पीपल। ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे क्लास को इंटरेक्टिव बना के लेते हुए चलने में, क्योंकि आप लोग साथ दे रहे हैं मेरा। ठीक है, देखो इस तरह कर रहे हो ना, इस तरह पढ़ रहे हो, मज़ा भी आएगा। खुद एवेल्यूएट कर रहे हो अपने आप को कि भाई आखिर में हमारी कितनी तैयारी है, कितना हमें समझ आया, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, ओके, वेरी गुड फातिमा। अच्छा, अब हम 2 टॉपिक हमारे चैप्टर 1 के रहते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप टाइमली मौजूद होइएगा। मैं शुरू में ही 10 मिनट में वो टॉपिक कंप्लीट करके चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, चैप्टर 2 स्टार्ट कर दूँगा, चैप्टर 2। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और ये सारे टॉपिक रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं अगली क्लास में एक ओवरऑल क्विज बना कर लाऊँ जो पूरे चैप्टर से रिलेटेड हो।
ठीक है, तो एक रिव्यू करके लाजमी आइएगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।